नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर महाभारत छिड़ गया है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को कब्र हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया था और उसी को लेकर आज महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल की मांग का समर्थन किया है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र अगर प्रदर्शन के बाद भी नहीं हटाई जाएगी तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा करके कब्र को उखाड़ दिया जाएगा। इधर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया था। सामना में कहा गया है कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की वीर परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के माहौल में जहर घोलना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश करना चाहते हैं। संपादकीय में आगे कहा गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को शिवाजी महाराज के नाम पर यह राजनीति बंद करनी चाहिए। इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें औरंगजेब की कब्र की जरूरत ही क्यों है। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। और फडणवीस से पहले उद्धव गुट ने औरंगजेब की कब्र हटाने के खिलाफ बयान दिया था। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने इसका विरोध किया और कहा कि औरंगजेब की कब्र मराठों के शौर्य का प्रतीक है ताकि अगली पीढ़ियां इतिहास को जान पाए, समझ पाए। उन्होंने कहा कि इतिहास जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। हालांकि संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को अब हटाने का वक्त आ गया है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। कोई उनको चाबी मारता है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जितना क्रूर था फडणवीस भी उतने ही क्रूर है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे। इधर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देश भर के मुस्लिम संगठन जंतर मंतर पर जमा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड में सरकार की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। इस प्रदर्शन का कई राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन किया है। इसमें समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, अकाली दल, एआईएमआईएम, यूआईएमएल जैसे दल शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों में जमीयत उलमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद और इस तरह की संस्थाएं थीं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने आई। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है।
तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का फैसला भी किया गया है। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ पर बैन लगाने की मांग की है। आज दिल्ली में अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये मांग रखी। खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल SFJ भारत में पहले से ही आतंकी संगठन घोषित है। वहीं तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों को अहम बताया। भारत यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड ने कहा कि दोनों देश रक्षा और खुफिया जानकारी के क्षेत्र में राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाएंगे। तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के आपसी रिश्तों को भी दोनों देशों के लिए अहम बताया। The meetings that I've had here with different Indian government officials and intelligence officials really is set on that foundation of how we can continue to integrate, how we can continue to strengthen our relationship, not only, of course, in my area of intelligence, but we're looking at commerce and trade and defense and education. There's nothing but opportunity that I see here in the US-India partnership. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की। वित्त मंत्री ने स्कीम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। स्कीम के तहत सरकार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल का इंटर्नशिप दिलवाएगी। इंटर्नशिप के तहत युवाओं को 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों का पैनल बनाया गया है। In order to improve more enrollment into jobs, more support to the job seeker who gets enrolled, support to the employer who wants these new employment, the additional employments that he gets in, and moreover to bring in that kind of a bridge which is so required for industry expectation to be met and for the youth to find a chance to know where what kind of expectations exist in the industry or business world. So essentially a gap filling, bridging, exposing and also giving the complete exposure for the individual is the objective of this internship scheme which we brought in. तो ये स्कीम यानी कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम कैसे काम करेगी, इसका फायदा आम युवा कैसे उठा सकते हैं, डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक मौका है देश के लाखों युवाओं के लिए देश की टॉप कंपनीज में वर्क एक्सपीरियंस लेने का। अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी और साथ ही टॉप 500 कंपनीज जो इसके लिए एनरोल हुई हैं वहाँ पे वो 12 महीने इंटर्नशिप कर पाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस ले जाएंगे और इसके साथ ही उन्हें एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एक मुश्त 6,000 रुपये और हर महीने 12 महीने तक 5,000 रुपये वो स्टाइपेंड के रूप में पाएंगे इन कंपनियों की तरफ से। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है,
तो सबसे पहले 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक तमाम जो छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो एज है वो 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपके परिवार में है जो कि सरकारी नौकरी में है तो आप इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले pminternshipmca.gov.in के साइट पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले यूथ रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर एक OTP आएगा, रजिस्टर करना है। आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा जिसमें आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तमाम डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जिसके आधार पे आप आगे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करें, एक बार अपनी प्रोफाइल तो बना लिया तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पास में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप स्थान को भी देख सकते हैं, अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप को आप सेक्टर के आधार पर कर सकते हैं, आप कंपनी के आधार पर इंटर्नशिप का जो है वो चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम आप एक साथ 3 इंटर्नशिप के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है इसमें देखना। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी सेकंड फेज चल रहा है, तो जो आवेदन की आखिरी तिथि है उसे बढ़ाया गया है, पहले 12 था, अब उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया है। तो उससे पहले आप अप्लाई करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली और इसी के साथ कारोबारी हफ्ते का हुआ आगाज। सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 341 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 112 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और डिटेल लेते हैं कंचन नौटियाल से, जानते हैं कि कहां रही सबसे ज्यादा तेजी और कहां मंदी। कंचन। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन डेफिनेटली हमें जो बुल्स का जोश है वो हायर साइड में देखने को मिला है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी आज खबरों में भी बना हुआ है, जिसके चलते अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व और ट्रेंड जैसे कुछ काउंटर्स है जिसने बाजार को अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया है। अगर लूजिंग साइड में देखा जाए तो विप्रो, BPCL, हीरो मोटोकॉर्प और ITC ने बाजार के अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया है। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हुडको, मुथूट फाइनेंस, जहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, खबरों में भी बना हुआ था, इसने अपना माइलस्टोन टच कर लिया है। उसके बाद वोल्टास, UPL जैसे काउंटर्स ने मिड कैप को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमें 3% की गिरावट, प्रेस्टीज, ई स्टेट 3%, MRPL और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बाजार को आज ड्रैग डाउन किया है। तो आज बाजार में भी तेजी रही और सोना भी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। MCX पर भाव 88,300 के पार निकल गया है। चांदी भी महंगी हो गई है। क्या इन सब की वजह है, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताएं। ऑल टाइम हाइज हमने ओवर द वीकेंड सोने और चांदी दोनों में ही बनते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात की जाए तो $3,000 पर आउंस के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए और 88,000 का सर भारतीय बाजारों में यहां पर बना। और इसी के साथ साथ ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने अपना आउटलुक भी बढ़ा दिया है। चाहे आप गोल्डमैन सैक्स की बात करें, सिटी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, UBS है, अब इनका मानना है कि सोना आगे जाकर $3,100-$3,200 पर आउंस के लेवल्स भी आपको यहां दिखा सकता है, यानी कि और तेजी कुछ बरकरार रह सकती है। बाजार ऑफकोर्स सेफ हेवन के खरीदारी के तौर पर डॉलर इंडेक्स 5 महीने के लोज पर है, उसका भी फायदा ले रहा है। और जो ये सारी अनसर्टेनिटी है, US में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई है, इन सब का भी असर हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। लेकिन सोना अकेला नहीं है। अगर सोने ने आपको इस साल में 14% के रिटर्न्स दिए हैं तो चांदी ने 17% का इजाफा दिखाया है। चांदी सेफ हेवन के तौर पर तो खरीदारी देख ही रही है, लेकिन चांदी साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है और ये चौथा साल ऐसा हो सकता है जब चांदी आपको रिकॉर्ड डिमांड दिखाएगी। ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी में हमने ग्लोबल डेफिसिट बनता हुआ देखा है। तो सोने और चांदी दोनों में यहां पर और तेजी होने की उम्मीद है। चांदी ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाकर आउट परफॉर्म कर सकती है। एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $34 पर आउंस के नीचे है, लेकिन बाजार मानता है कि 38-39 तक भी यहां पर आपको चांदी आने वाले 8 से 12 महीने में कारोबार करती हुई नजर आएगी। और अब जल्द ही आप घंटों का सफर मिनटों में तय कर पाएंगे। IIT मद्रास ने हवा से बातें करने वाली हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है।
देश में ही रेल मंत्रालय के मुताबिक इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। देखिए कैसे हाइपरलूप स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ने वाली है। जरा सोचिए, दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से चंडीगढ़ आप आधे घंटे में पहुंच जाएं। आपकी ये कल्पना जल्द ही हकीकत में बदलती नजर आएगी। दुनिया में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में मॉडर्न तकनीक हाइपरलूप अब देश में बनकर तैयार है। आईआईटी मद्रास की यंग इंजीनियर्स की टीम ने ये सपना सच कर दिखाया है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास जाकर इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया और ये जानकारी दी कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार होने पर इसका पहला कमर्शियल रन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी के रूट पर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा प्रॉपरली पॉड को अंदर के स्ट्रक्चरल सब सेटअप्स ठीक करके अंदर चलाने का। दूसरा, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आज मैंने जनरल मैनेजर आईसीएफ साहब को बोला है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो वंदे भारत में और दूसरी ट्रेन्स में लगती है वैसी हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ के लिए बनाए तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन सकता है। तो आने वाले भविष्य में हाइपरलूप एक रियलिटी बनेगा। हाइपरलूप रफ्तार के मामले में बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ने में सक्षम है। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक एक नया सिस्टम है जिसमें ट्रेन को ट्यूब में चलाया जाता है। इसमें जब ट्रेन चलती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से ट्रेन ट्रैक पर चलने के बजाय उसके ऊपर उठकर चलने लगती है। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। आपको बता दें कि हाइपरलूप की ये तकनीक यूरोप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है और अमेरिका में भी इसका संचालन शुरू हो गया है। जल्द ही भारत में भी बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हाइपरलूप दौड़ती दिखाई देगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लौटने का रास्ता साफ हो गया है। स्पेसएक्स का क्रू 10 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ गया है। ये स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 9 महीने बाद पृथ्वी पर वापस लाएगा। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां मौजूद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हेग, अलेक्जेंड्रा गोर्बुनोव के साथ साथ सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी वापस लौट पाएंगे। इसे लेकर आज एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सुनीता और बुच ने ट्रंप सरकार और मस्क को धन्यवाद कहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप जुड़िए हमसे 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।